रिकॉर्ड। चलिए, माय मिस्टेक। मैं शायद एंटर करते वक्त एक एडिशनल 1 डाल दिया और फिर आई डिडंट रियलाइज माय। ठीक है, तो आई एम सॉरी। 10 मिनट तक कोई आया नहीं तो मैंने आई रियलाइज कि समथिंग हैज हैपेंड। तो चलिए खैर, हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट ईद से पहले कुछ चीज़ें पढ़ी थी, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, इवेंट क्या चीज़ होती है और सही। तो अगर उसमें कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछनी है तो विल गो बैक, अदरवाइज तो हम आज के टॉपिक जो है वो टर्मिनोलॉजी सीखेंगे या प्रोसेस सीखेंगे जो पीएम बॉक यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज से लिया गया। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़? somebody has logged in as a Galaxy Note 8, तो प्लीज़ आप अपनी ज़रा आईडी चेंज कर लीजिए। यू हैव टू लॉग इन एज योर एक्चुअल आईडी। ठीक है, चलिए तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6 एक्टिविटीज़ हैं जो हम करेंगे एंड प्रॉब्ली दिस इज़ मोर थ्योरी एंड कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इस थ्योरी को पढ़ के हम जो लोग FIP कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी टाइमलाइंस बनाई है उसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्ली यू विल अंडरस्टैंड फ्यू कॉन्सेप्ट कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो नाम है एक्टिविटी डेफिनेशन। ये एक्चुअली लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है या लिस्ट ऑफ टास्क है जो हम बनाते हैं। उसके बाद सीक्वेंसिंग है कि कौन सी चीज़ पैरेलल हो सकती है, कौन सी चीज़ पैरेलल नहीं हो सकती है, ये बन गया। उसके बाद आप देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको कितनी रिसोर्स चाहिए, कितने प्रोग्रामर चाहिए, कितने टेस्ट इंजीनियर चाहिए। ठीक है, वो रिसोर्स एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद फिर ये देखेंगे कितनी ड्यूरेशन चाहिए, प्रोग्रामर के कितने आवर्स चाहिए, इसके कितने आवर्स चाहिए। तो रिसोर्स एस्टिमेशन हो गई, ड्यूरेशन एस्टिमेशन हो गई। फिर आप डेट्स देंगे कि उन लोगों की डेट्स कब अवेलेबल हैं, वो कब से आ सकता है, कब से नहीं जा सकता। तो दैट विल बिकम द शेड्यूल या प्लान बन जाएगा आपका। ठीक है, तो उसको हम ज़रा डिटेल से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटीज़ हैं। तो जनाब, पहली एक्टिविटी है जिससे आप लिस्ट ऑफ टास्क बनाते हैं। लिस्ट ऑफ टास्क कैसे बनाते हैं? आप स्कोप देखते हैं, स्कोप को फिर WBS में ब्रेक करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और फिर उससे आप लिस्ट ऑफ टास्क लिखते हैं। ऑल एक्टिविटीज़, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट लेनी है इस मॉड्यूल की, इन लोगों से मिलना है, फिर इन लोगों से SRS बनानी है, फिर इसका डिज़ाइन बनाना है, फिर ये लोग बैठ के कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद उसको टेस्ट किया जाएगा, फिर उसको ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 1 2 3 4 आप लिखते जाएंगे। ये कितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा WBS कर लेंगे, वर्क ब्रेकडाउन को जितना आप अच्छा ब्रेक कर लेंगे माइनर एक्टिविटीज़ में या स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटीज में, तो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स आ गए आपके पास। ठीक है ना, पहली एक्टिविटी। फिर क्या करेंगे जनाब, नंबर 2, फिर आप ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ पैरेलल हो सकती है, कौन सी चीज़ जो है वो बाद में होगी पहले। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल लिखिए, यू कैन नॉट परफॉर्म टेस्टिंग बिफोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू कैन नॉट डू द डेवलपमेंट बिफोर रिक्वायरमेंट। तो ये वाली चीज़ें, तो क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप मॉड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं, कुछ एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ पैरेलल कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी बड़ी टीम है। एक ही टीम है तो पैरेलल नहीं करता। अब ये वाली चीज़ें कि हाउ वुड यू मैनेज द प्रोजेक्ट। ठीक है ना, व्हाट आर द लिबर्टीज, कितनी बड़ी टीम है, कितनी जगह है, क्या चीज़ है। ठीक है, अब आपके पास एक टास्क आ गई, उसकी सीक्वेंसिंग आ गई। ये देखेंगे कि कितनी रिसोर्स आपको चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट में मुझे 2 BA चाहिए या 3 BA चाहिए या रिक्वायरमेंट इंजीनियर चाहिए, प्रोग्रामर्स कितने चाहिए और कौन सी टूल के चाहिए और कितने एक्सपीरियंस के चाहिए। अभी है ना कि एक टीम लीड होगा, उसके नीचे 4 ये लोग होंगे और फिर कुछ जूनियर प्रोग्रामर होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना होगा बेस्ड ऑन द स्कोप, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। अब आपको ये देखना होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो नीचे लोगों से बैठ डिस्कस करेगा इस पे। फॉर एग्जांपल मुझे 4 टेस्ट इंजीनियर चाहिए, 3 चाहिए या 10 चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एस्टिमेशन होगी। ये ऐसी जैसे आपने FIP तो बस ले लेते हैं, लेकिन अगर आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करेंगे तो आपको मालूम होगा इसमें ये टास्क करना है, जो अब तो मालूम हो ही गए होंगे।
पहले नहीं मालूम थे लेकिन अब मालूम हो गए। तो स्कोप क्या है ये आपने लिख लिया FIP का। अच्छा, उसमें भी बहुत मिस्टेक्स हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, तो अपना स्कोप सही कर लीजिए और अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर लीजिए। अब स्कोप सही होगा तो फिर आप लिस्ट ऑफ टास्क लिख पाएंगे। उस लिस्ट ऑफ टास्क के लिए अब आपको ये वाला काम कौन करेगा, जैसे अगर आपके 3 मेंबर हैं तो ये वाला काम रिक्वायरमेंट कौन लेगा, डिज़ाइन कौन करेगा, कोडिंग कौन करेगा, टेस्टिंग कौन करेगा। अब ये वाली चीज़ें हैं तो इसमें आप अपने नाम लिखेंगे, ठीक है ना। होना क्या चाहिए, टेस्ट इंजीनियर को टेस्ट केस लिखना आना चाहिए, कोडिंग वाले को कोडिंग आनी चाहिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियर को। अब ये सारी चीज़ें तो प्रोफेशनल उसमें यू हैव टू हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड रोल्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियर वो होगा जिसको डोमेन की नॉलेज होगी, जो डॉक्यूमेंट बनाना आता होगा, ठीक है। तो ये अब आपको एस्टिमेट करना है, ठीक है। रिसोर्स तो आ गया आपके पास, एक प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, BA आ गया, डेवलपमेंट टीम आ गई बड़ी सी। अब इनके कितने घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने DSU की वेबसाइट देखी थी, तो ये वाले पेज बनाने में शायद आधा दिन लगेगा, ये वाले पेज बनाने में 2 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। तो आप उसको एस्टिमेट कर लेंगे। छोटा प्रोजेक्ट है तो आवर्स में करेंगे, बड़ा है तो डेज में करेंगे, और बड़ा है तो वीक्स, ठीक है। तो इसमें आप एस्टिमेट कर लेंगे। अब ये एस्टिमेट कैसे करेंगे, ये कौन करेगा, ठीक है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट पे या इस तरह के प्रोजेक्ट पे पहले काम नहीं किया है, योर एक्सपीरियंस, ठीक है, तो एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर और एक्सपर्ट, ठीक है। तो 2-3 टेक्निक यूज करेंगे जिससे, वरना अगर आपकी एस्टिमेशन गलत हो गई तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा, यानी फिर वो उस टाइम पे नहीं हो पाएगा, या तो ओवर एस्टिमेशन होगी, अंडर एस्टिमेशन होगी। तो कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि सिमिलर प्रोजेक्ट फलाने बैंक की बनाई थी और एक और बैंक की वेबसाइट बना रहा हूँ, या पहले हमने एक HR का प्रोजेक्ट बनाया था तभी उनका भी HR बना रहे हैं। तो सिमिलर प्रोजेक्ट से आप मदद ले सकते हैं, या फिर आप कोई एक एक्सपीरियंस आदमी हो जिसको मालूम हो ये काम है क्या, और उसको प्रोजेक्ट का भी पता हो और कोडिंग का भी पता हो और टेक्नोलॉजी का भी पता हो, तो वो एस्टिमेट करेगा, या फिर वो मदद ले सकता है। तो ये बहुत मतलब एक्यूरेट या क्लोज टू एक्यूरेट अगर नहीं होगा तो फिर तो लिस्ट ऑफ टास्क और ये एस्टिमेशन, ये 2 चीजें जो है ना वो बेस है आपकी प्रोजेक्ट प्लान की, ठीक है ना। अगर ये 2 चीजें अच्छी तरह से नहीं हुई तो फिर प्रोजेक्ट आपका बना तो दिया है बट उसमें एरर्स हैं या वीकनेस है। बात समझ में आ रही है। तो लिस्ट ऑफ टास्क पहला आइटम, नंबर 2 उसकी सीक्वेंस, नंबर 3 कौन कौन लोग चाहिए, नंबर 4 इज लाइक उसकी एस्टिमेशन। तो नंबर और नंबर 4 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंबर 3 कौन कौन से लोग हैं और उनकी कितनी ड्यूरेशन चाहिए तो आपने लिख दिया, लेकिन व्हेन दे आर अवेलेबल, ठीक है। ये जो BA चाहिए ये 1 हफ्ते बाद अवेलेबल है तो वो स्टार्ट डेट होगी, ठीक है। तो कल से प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो सकता है बिकॉज द जेंटलमैन इज नॉट अवेलेबल, दैट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये ऐसी है जैसे अगर आप FIP को प्लान करेंगे तो यू आर मैपिंग योरसेल्फ, लेकिन क्योंकि अभी मिड टर्म है 1 हफ्ते, तो अब इस हफ्ते में आप यू आर नॉट अवेलेबल, तो आप लिख देंगे जैसे ईद की छुट्टियां हैं तो प्रॉब्ली नो क्लास ऑन दिस। तो अब ये सारी चीज़ें हैं कि व्हेन यू आर अवेलेबल योर कैलेंडर, आप कब बैठ के इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इन दिनों में मैं बिजी हूँ, इन दिनों में मैं काम नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह से वहाँ बड़े प्रोजेक्ट पे भी ऐसे होता है कि जनाब फलाना आदमी किसी और प्रोजेक्ट में बिजी है तो उसको निकालो, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जो भी है रिसोर्स चाहिए होगी ना आपको, वो कब अवेलेबल होगा। तो हम लेग टाइम हमने पढ़ा था कि जनाब अगर वो अवेलेबल नहीं है तो प्रोजेक्ट काम तो 1 हफ्ते का है लेकिन जब वो अवेलेबल होगा तभी होगा। तो शेड्यूल डेट्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये प्लान बन गया। अब प्लान बन गया, अब आप उसको कंट्रोल करेंगे कि जनाब वो आदमी वहाँ पहुंचे, काम करे, खत्म करे, रिपोर्ट करे, तो दैट इज कंट्रोल। वाले जो आइटम है वो प्लान करने के लिए, और आखिरी वाला आइटम है अब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो रही है और आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि जनाब ये क्लियर है। 6 चीजें कुछ क्लियर हो रही है चीजें। पहले वाला आइटम क्या है, ये वाला, ये लिस्ट ऑफ टास्क है, फिर उसकी सीक्वेंसिंग देख रहे हैं, फिर ये देख रहे हैं रिसोर्स कितनी चाहिए। तो नंबर 1 और ये वाली चीज एक्टिविटी ड्यूरेशन कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने FIP पे करके देखिए थोड़ा सा, और अगर कोई चैलेंज आए तो सर से पूछिए सर ये चीज़ क्या है, फलानी चीज़ क्या है। फिर ये वो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स है, जिन साहब को आपने लगाया है वो कब अवेलेबल होंगे, उनकी छुट्टियां कब हैं, वो कुछ और तो नहीं कर रहे, किसी और प्रोजेक्ट पे तो नहीं है, या ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका ये और ये प्लान बन गया।
ठीक है, हमने पढ़ा था ना प्लान में 3 चीजें होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ टास्क होनी चाहिए, कौन करेगा और कब करेगा। ठीक है, अब आपका प्लान बन गया। क्लियर है यहाँ तक? अभी नंबर 1 क्या चीज़ है, एक्टिविटी डेफिनेशन। ये मैंने आपको बता दिया है कि आप पूरा स्कोप लॉक करते हैं। स्कोप छोटा है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है और लार्ज क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को अब ये समझ में आ जाती है। ठीक है, तो बाकी लोगों को शायद ना समझ में आए कि वेबसाइट इज़ ए स्मॉलर प्रोजेक्ट एंड लेस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, लेकिन एक कोई बहुत बड़ा बैंकिंग का सिस्टम या कोई बिजनेस की एप्लीकेशन या ईआरपी इज़ ए लार्ज प्रोजेक्ट, इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ठीक है ना, जिसमें रिपोर्ट ज़्यादा बनेंगी, जिसमें डेटाबेस ज़्यादा बनेंगी, जिसमें बहुत काम है। तो ऑल्दो दिस इज़ नॉट विजिबल टू ए सिविल इंजीनियर, लेकिन दिस शुड बी विजिबल टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो एक्टिविटी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। एक्टिविटी क्या होती है, उसकी ड्यूरेशन क्या चीज़ होती है। तो सारी एक्टिविटीज़ को मिलाएंगे तो एक माइलस्टोन पे पहुंच जाएंगे। तो ये करना है, ये करना है। तो ऑल एक्टिविटीज़ और फिर उनकी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, और फिर उससे हम प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, एंड डेट देखेंगे। स्कोप स्टेटमेंट से आपकी WBS आएगी कि करना क्या है। ठीक है, ठीक है, तो जितनी अच्छी WBS होगी उतना एक्सप्लेनेशन आपके पास अच्छा होगा, उतना आपका लिस्ट ऑफ आइटम अच्छा होगा, एक्टिविटी डेफिनेशन अच्छी होगी, और उतनी आप चीज़ें आप नोट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट 4th लेवल में हम उसको एस्टिमेट करेंगे। अभी कॉस्ट को छोड़ दीजिए, ड्यूरेशन एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, अभी पहली वाली चीज़, ये 5, ये आप देख रहे हैं नीचे जो बनी हुई है, डिफाइन 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम इसको मैं म्यूट कर दूं भाई, किसी को आवाज आ रही है। ठीक है, तो इनपुट क्या है इसका, ये इसके इनपुट्स हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी के इनपुट्स क्या हैं। पहली चीज, अब ये PM बॉक है तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है मैंने इसको जरा हाईलाइट कर दिया और येलो कलर कर दिया। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने शायद बात भी की थी स्कोप के वक्त और एस्टिमेशन के वक्त कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्रेसिव है वहाँ रिक्वायरमेंट लेना आसान है, टाइमिंग ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एस्टिमेट किया है जी, रिक्वायरमेंट लेंगे 4-4 घंटे की, 3 मीटिंग करेंगे। तो वो अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेसिव नहीं है, वो साहब आते ही नहीं है, तो फिर मैं 4-4 घंटे की 3 मीटिंग कर ही नहीं सकता हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये भी फैक्टर हैं। लेकिन बहरहाल अभी वाला जहन में रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट बहुत काउंट करती है। ठीक है ना, तो अगर आप कहीं रिक्वायरमेंट ले रहे हैं किसी बहुत ज़बरदस्त बैंक में, तो शायद रिक्वायरमेंट जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी पाकिस्तानी बैंक में ले रहे हैं जो गवर्नमेंट का है और जहाँ सियासी तकर्री है, तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी, वही काम ज़्यादा देर में होगा। ठीक है, ठीक है, फिर आप ये किस तरह से रिक्वायरमेंट लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस या प्रोजेक्ट करते हैं किस तरह से, आपका जो प्रोसेस है वो वाटरफॉल है या एजाइल है या डेवऑप्स है। अब ये सारी चीज़ें, तो व्हाट इज़ योर, जो आपकी टीम है IT की या जो भी सॉफ्टवेयर हाउस है, व्हाट इज़ योर प्रोसेस, उस पर डिपेंड करेगा आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। फिर स्कोप पे डिपेंड करेगा। तो हम अभी फोकस करते हैं स्कोप पे और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे। तो छोटा प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है कम एक्टिविटी होंगी, कम एक्टिविटी है तो उसकी एस्टिमेशन या टाइम कम होगा। ठीक है, और WBS इज ए मोर डिटेल, और ये उसकी टेक्निक्स हैं। ठीक है ना, प्रोजेक्ट के स्कोप को डिकम्पोज कर लो, पहली वाली टेक्निक, सारी टेक्निक्स हैं, ऑल पॉसिबल टेक्निक्स। ठीक है, तो नॉर्मली डिकम्पोजिशन और एक्सपर्ट जजमेंट जो है वो यूज होता है। ठीक है, रोलिंग वेव जो है वो एजाइल के अंदर यूज होती है। रोलिंग वेव का मतलब है जब आप रोलिंग वेव कैसे, ठहरे हुए पानी में, नहर में, अगर आप पानी, नहर तो नहीं, झील के अंदर पानी फेंकें तो वो जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ एक छोटा सा वेव बनती है, फिर वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वेव को बढ़ना जो है ना, कॉल्ड रोलिंग वेव। तो एजाइल के अंदर प्रोग्रामिंग जो प्लानिंग होती है वो इसी तरह से होती है। जो कुछ नजर आ रहा है वो प्लान कर लो, जो नजर नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। ठीक है ना, वाटरफॉल में कंप्लीट प्लानिंग होती है। तो ये वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो क्या चीज़ हो गई, प्रोजेक्ट प्लान करने से पहले हमें प्रोजेक्ट का स्कोप पता होना चाहिए और उसकी डिटेल या WBS या वर्क ब्रेक जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं।
इससे बनाना क्या है, ये चीज बनानी है। बनानी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास लिस्ट ऑफ टास्क आ जाए, ठीक है ना, स्कोप से लिस्ट ऑफ टास्क आ जाए, क्या क्या करना है, ठीक है। नंबर 2 इज एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स असल में होते हैं कि कितनी प्रायोरिटी है और उसकी सीक्वेंसिंग क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। माइलस्टोन, कब रिक्वायरमेंट खत्म होगी, कब ये होगा, तो व्हाट आर द माइलस्टोन, कब मीटिंग्स करनी है, सारी चीजें कब होंगी, तो दो ज्यादा माइलस्टोन। लेकिन बहरहाल हमारे लिए जो अभी है आपके FIP के लिए, प्रोजेक्ट का स्कोप, वर्क WBS और लिस्ट ऑफ टास्क, ठीक है। तो ये एक्टिविटी नंबर लिस्ट ऑफ बन गई। उसके बाद फिर आप सीक्वेंसिंग देख लेंगे, ठीक है। एक्टिविटी लिस्ट हो गई, ये हमने, आपने जो अगर प्रोजेक्ट प्लान देखेंगे तो उसका कोई नाम होगा। फॉर एग्जांपल DSU के अंदर हमने देखा था जी, मेन पेज बनाना है या इंटर पेज बनाना है, उसका कोई नंबर होगा, उसका कोई डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। ये करने के बाद पहला पेज बन जाएगा। उसके बाद ये वाली चीज करने से हमारी डिजाइन फाइनलाइज हो जाएगी, ये करने से। दीज आर द माइलस्टोन, ठीक है ना। तो माइलस्टोन क्या है, जो हमने पिछली दफा पढ़ा था, एक बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं और एक माइलस्टोन पे पहुंच जाते हैं। मीटिंग्स करते हैं, डॉक्यूमेंट्स करते हैं और कस्टमर को दिखाते हैं, वैलिडेट करते हैं, तो जब जाके रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। लेकिन जब वो साइन ऑफ कर लेता है तो एक कंप्लीट एंड एग्रीड एंड साइन ऑफ SRS, तो वो एक माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, अब आप दूसरे में जाते हैं, ठीक है। ये वाटरफॉल में। और अगर एजाइल कर रहे हैं या स्क्रम कर रहे हैं तो फिर आपकी एक स्प्रिंट जो है, यानी आपकी कुछ रिक्वायरमेंट बैकलॉग है और फिर स्प्रिंट बैकलॉग है, फिर आपका जो एक स्प्रिंट है दैट इज योर माइलस्टोन, यानी चलता हुआ सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, फिर अगला स्प्रिंट, फिर अगला स्प्रिंट, फिर अगला स्प्रिंट, ठीक है। उसके अंदर अब ये सीक्वेंस है, कौन सी चीज पहले करेंगे, कौन सी चीज बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ABCD और ये HI तक, तो ये सारी एक्टिविटीज करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस डायग्राम में लग रहा है कि D कैन नॉट बी स्टार्टेड जब तक A खत्म नहीं होगा, इसी तरह से E कैन नॉट बी स्टार्टेड जब तक B खत्म नहीं होगा। तो ये वो वाली चीजें, जैसे अगर आप दो मॉड्यूल कर रहे हैं तो दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं, और या आप करना चाहें और आपके पास रिसोर्स कम हो तो भी नहीं कर सकते हैं कि यार अभी करना तो है लेकिन बहरहाल मेरे पास BA एक ही है, तो रिक्वायरमेंट ले लूँ, उसके बाद डेवलपमेंट टीम जो भी है, मतलब सूरत हाल, डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द टीम अवेलेबल यू हैव, ये सारी चीज़ें आप जब आप देखेंगे, ग्राउंड में उतरते हैं, तब आपको उस हिसाब से प्लान करते हैं। ये वैसे ही जैसे FIP है, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है लेकिन मुझे ये टूल्स नहीं आते, तो पहले टूल सीखूंगा, उस पर एक्सपर्टीज हासिल करूंगा, तो 3 महीने या 2 महीने या 1 महीना मुझे इस एक्टिविटी में लगाना पड़ेगा, जो कि प्रोजेक्ट में मैं प्लान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल इनडायरेक्टली में मैं सीखूंगा, उसके हैंड्स ऑन करूंगा उस पर, क्योंकि हमने पढ़ी भी नहीं है, रिएक्ट नेटिव हमने पढ़ी भी नहीं है, हमें यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई गई, लेकिन बहरहाल मुझे करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई चीज? स्टूडेंट्स क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। अभी एक्टिविटी सीक्वेंस कैसे होगी जनाब, ये उसके इनपुट है एक्टिविटीज, ये उसकी टेक्निक्स हैं, डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन है, इसका आउटपुट है। ये हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, प्रोजेक्ट शेड्यूल नेटवर्क डायग्राम, जो हमने पढ़ा था ना, ये कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, तो थ्योरी हमने थोड़ी सी पढ़ लिया। अच्छा, गिव मी 2 मिनट्स, अजान हो रही है, मैं जरा गिव मी 2 मिनट।
ओके, चलिए अजान खत्म हो गई। अब ये सेकंड क्या है, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो आपके पास लिस्ट ऑफ टास्क आ गया और आपने देखना है पहले कौन सा हो सकता है, बाद में कौन सा हो सकता है, उसकी डिपेंडेंसी तो नहीं है, तो फिर आप ये देखते हैं। तो बहुत सारी डायग्राम है, प्रीसीडेंस कैसे होगी, यानी ये वाला काम शुरू नहीं हो सकता जब तक ये ना काम हो, तो ये पता होना चाहिए। एरो डायग्राम कहते हैं, शेड्यूल नेटवर्क हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन, ये आपको प्रोसेस से पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपके पास प्रोजेक्ट शेड्यूल डायग्राम बन गया, आपके पास पता चल गया कि आपके पास इन एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस क्या है। एक तो बहुत ही रॉ है कि जी ये काम पहले होगा, बाद में होगा, उसके बाद होगा, तो इस तरह से हो गया। तो आपके पास एक जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, प्रोजेक्ट शेड्यूल नेटवर्क डायग्राम आपके पास बन गई। ठीक है, अब ये मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। अब आपको ये 4 टाइप्स की डिपेंडेंसी होती है, ठीक है ना। फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश। अब ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि ये वाली चीज़ हम बहुत यूज़ करते हैं कि ये वाली चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी तो ये शुरू नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बी कैन नॉट बी स्टार्टेड अनलेस ए इज़ फिनिश। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, तो स्टार्ट टू फिनिश, जब तक ये बहरहाल ये वील यूज दिस डिपेंडेंसी, ठीक है ना। और ये पैरेलल है, ये दोनों साथ साथ स्टार्ट हो सकते हैं। चलिए, अब ये है, अब आपने ये देखना है कि जनाब आपके पास लिस्ट ऑफ टास्क आ गई, आपके पास सीक्वेंसिंग आ गई। अब आपके पास ये है कि जनाब आपको कौन कौन से लोग चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, अब ये वही एग्जाम्पल है कि कितने बीए चाहिए, कितने प्रोग्रामर चाहिए। दैट डिपेंड आपके पास। अगर एजाइल है तो छोटी छोटी टीमें चाहिए, और अगर एजाइल नहीं है तो फिर एक ही साथ 50 लोग चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्सपीरियंस और टीम का एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा कि हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी टू कंप्लीट द स्पेसिफिक एक्टिविटीज। ये वाली रिक्वायरमेंट में हमेशा हमें प्रॉब्लम होती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है ना, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कि जनाब कस्टमर हमसे कंट्रोल नहीं होता, या बैंक्स के फलाने लोग हमसे कंट्रोल नहीं होते, या फलानी चीज़ हमसे बहुत मुश्किल होती है। तो व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस। तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को 2-3 चीज़ें मुश्किल लगती हैं। रिक्वायरमेंट को समझना, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जानना, और पर्सनैलिटी हैंडल करना। ये काम बहुत मुश्किल लगता है उनको, ठीक है ना, क्योंकि वो ट्रेंड बीए नहीं होते। ट्रेंड बीए को मालूम है कि हम काम ही यही करना है, पर्सनैलिटी हैंडल करनी है, रिक्वायरमेंट हैंडल करनी है, और एक्सपेक्टेशन मैनेज करनी। ठीक है, वो ट्रेंड इसी तरह से होता है ना। तो लेकिन अगर वो ट्रेंड नहीं है तो उसको मुश्किल काम लगता है, कहता है सर ये बहुत मुश्किल काम है, आप उससे बस बनवा लें, लेकिन ये वो हिसाब से हैंडल ये है। फिर दूसरा, आपको ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। एक तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस पता होना चाहिए, अपनी टीम पता होना चाहिए, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, कल्चर, ये ठीक है ना। तो ये सब क्या चीज़ है। एंड द रिसोर्स अवेलेबल टू यू, इज इट एक्सपीरियंस, नॉन एक्सपीरियंस, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो सिस्टम्स लिमिटेड में काम करता था और अब वो कहीं और आ गया है। तो सिस्टम्स लिमिटेड की रिसोर्स का उसको मालूम था, और वो रिसोर्स भी एक क्वालिफाइड थी, एक्सपीरियंस था। लेकिन अब जब मैं आया हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एस्टिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी उसमें। अब बहुत सारी चीज़ें तो आप कर चुके होंगे ना, 7 सेमेस्टर में आप कर चुके होंगे, 8 आधा हो गया तकरीबन। तो आप सोचिए, नाउ यू एन एक्सपर्ट, कि भाई ये वाला काम हमने 3 महीने लिखा था लेकिन हमसे हुआ नहीं था, ये तो 4 महीने में, 5 महीने में हुआ था। तो क्यों हुआ था, उसकी रीज़न क्या है। नाउ यू गॉट एन एक्सपीरियंस कि जी हमें तो फलानी चीज़ आती नहीं थी, या फलानी रिक्वायरमेंट हमें मिली नहीं थी, तो यूज़ केस बनाना नहीं आता था, या हमें फलानी चीज़ नहीं आती थी, तो फिर हमने सीखी, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई एंड यू आर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। तो पिछली गलतियों से, पिछले एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख रहे हैं और आपकी एस्टिमेशन बेहतर हो गई है, ठीक है, अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में। तो यहाँ तो 3 लोग हैं, एक आप हैं, 2 लोग और हैं, लेकिन जब बड़ी टीम होगी तो फिर उनकी पर्सनैलिटी को समझना, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझना, ये ज़रूरी काम है प्रोजेक्ट मैनेजर के। ठीक है, अब रिसोर्स एस्टिमेशन कैसे होगी, उसके इनपुट्स क्या हैं जनाब, ये उसके इनपुट्स हैं। लिस्ट ऑफ एक्टिविटी होगी और रिसोर्स अवेलेबल होगी,
उसकी टेक्निक ये बहुत सारी है, एक्सपर्ट जजमेंट हो सकती है, अल्टरनेट एनालिसिस हो सकती है, इसको हम ज़रा पढ़ेंगे, ठीक है ना। और बॉटम अप एस्टिमेशन हो सकती है। नॉर्मली आप क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं एक्टिविटीज़ में, एक्टिविटीज़ को सम कर लेते हैं और बॉटम अप कर लेते हैं, तो फिर उससे आपको रिसोर्स की एस्टिमेशन होती है। अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई कि इसमें इतने इतने लोग चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो ये आइटम नंबर 3 पे आप आ गए, एक्टिविटीज डिफाइन की, सीक्वेंस की, अब आप रिसोर्स की एस्टिमेशन आ गए, कितने कितने लोग आपको चाहिए, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी एक्टिविटी रिसोर्स ना ड्यूरेशन, ठीक है ना। अब ड्यूरेशन का मतलब ये है कि अगर लेस कॉम्प्लेक्स काम है तो जी 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो 1.5-2 दिन में होगा। अभी सारे छोटे छोटे आइटम्स को आप जमा कर लेंगे तो आपके पास दिन आ जाएंगे, हफ्ते आ जाएंगे, ठीक है। उससे आपकी एफर्ट एस्टिमेशन आ जाएगी, कितने घंटे कितने दिन, ठीक है ना। तो एफर्ट डज नॉट नॉर्मली इक्वल टू ड्यूरेशन। इस जुमले का कुछ मतलब समझ में आ रहा है, एफर्ट डज नॉट नॉर्मली इक्वल टू ड्यूरेशन। असल में ड्यूरेशन हो सकती 4 घंटे की हो, और लेकिन वो जो एक्चुअल टाइम है वो उससे ज्यादा का हो सकता है, ठीक है। या तो पीपल डूइंग देयर वर्क शुड हेल्प क्रिएट एस्टिमेट, और ठीक है ना। तो हो सकता है ड्यूरेशन आपने लिखी हो और लोगों से नहीं हो रहा हो, मेंटल काम नहीं हो पा रहा हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने की वजह से। तो एस्टिमेट ड्यूरेशन ओवर ना हो, अंडर ना हो, ठीक है। अब एक्टिविटी लिस्ट आ गई आपके पास, बहुत कुछ है, प्रोजेक्ट का स्कोप है, एक्टिविटी की एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना, रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, कैलेंडर है, ठीक है। अब ये टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, एनालॉगस एस्टिमेशन, एक्सपर्ट जजमेंट, पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक ऐसे में कोकोमो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी हो, ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। 3 पॉइंट एस्टिमेशन, 3 पॉइंट होता है असल में, वर्स्ट, बेस्ट एंड एवरेज सिनेरियो। अगर बहुत ख़राब हुआ तो ये वर्स्ट सिनेरियो है, यानी रिक्वायरमेंट हमें 3 मीटिंग में मिल जाएगी, लेकिन अगर वर्स्ट सिनेरियो हुआ तो 6 मीटिंग करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत अच्छा हुआ तो 2 ही मीटिंग में काम हो जाएगा। तो अब ये सारी एस्टिमेट करते हैं आप, ठीक है ना। तो ठीक है, एक्सपर्ट जजमेंट होता है कि आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको मालूम है ये 1 दिन का काम है या 6 घंटे का काम है, तो वो एक्सपर्ट आपको एस्टिमेट करके दे देता है चीज़ें। लेकिन एक्सपर्ट जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अपनी रिसोर्स को समझता हो, उसकी कैपेबिलिटी को पता हो, एक्सपीरियंस कर चुका हो। यानी ये काम 1 दिन में है, लेकिन ये वाला आदमी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो मैंने तो लिख दिया 1 दिन में, लेकिन वो आदमी से हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो अभी DHA सुफा से पढ़ के आया, अभी फारिग हो गया, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उससे हो नहीं रहा बेचारे से। या बहुत अच्छा कर लिया, मैं तो समझ रहा था कि, लेकिन हो सकता है कि वो पहले से उसका एक्सपीरियंस हो। एनालॉगस होता है कि सिमिलर प्रोजेक्ट। अब ये सारी है जिनसे आप ड्यूरेशन निकालेंगे। अब आपके पास हर चीज़ की एक्टिविटी ड्यूरेशन आ गई, ठीक है। तो मैंने एक्सेल शीट बोल किया, अपलोड किया, उसको आप देख लीजिएगा। आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाएगी और वो मिल जाएगी। तो अब आपने स्कोप लॉक करना है कोई भी, और उसमें एस्टिमेशन डालनी है। तो वो एस्टिमेशन मैंने अपनी नॉलेज की बेसिस पे डाली है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर आपकी नॉलेज है तो आप क्या डालेंगे, उसको किस तरह से सोचेंगे। तो आपकी एस्टिमेशन और मेरी एस्टिमेशन मुख्तलिफ हो सकती है। मेरे जहन में क्या है, मेरी रिसोर्स कौन सी है, मैंने क्या सोचा हुआ है, ठीक है ना, और आपने क्या सोचा हुआ है, और आपने किस रिसोर्स में। तो ठीक है, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, योर एस्टिमेशन एंड माई एस्टिमेशन। तो बहरहाल लेफ्ट साइड पे आपको स्कोप मिल जाएगा उस एक्सेल शीट में, और उसमें नंबर ऑफ आवर्स डाले हुए हैं। तो ज़रा उसको देखिए और अपने FIP को या कोई भी स्कोप को लॉक करके करने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है ना। उस एक्सरसाइज से गुजरिए तो आपको समझ में आएगा कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड दैट यू ड्यूरेशन, इसको कर लीजिएगा एज एन असाइनमेंट, तो यू विल लर्न। नहीं होगी तो फिर बात कीजिएगा कि सर ये हमसे नहीं हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ रोक के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स।
ये है, वो मैंने अपलोड कर दिया आपकी उसमें DSU वेबसाइट, जो हमने असाइनमेंट दिया था आपको। तो उसमें मेन पेज है, DSU है, ये तो ये 1 2 3 है, फिर ये 1.1 1.2 1.3, ये एक्चुअली स्कोप है, समझ लीजिए, ठीक है ना, ये स्कोप है। और ये सारे काम करने हैं 7.1 7.2, ठीक है। और ये आपका प्रोसेस है, ये आइट्रेशन है, फिर ये जो भी आपका प्रोसेस है वो आप प्रोसेस लिख देंगे, ये स्कोप लिख देंगे। आप एक से ज़्यादा इटरेशन नहीं देंगे, ये एक्चुअली वो हो रही है, उसकी थीम डिज़ाइन हो रही है। तो मैंने आपको याद है, मैंने लिखा था कि हम 3 से ज़्यादा नहीं करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो ये आपका प्रोसेस है। तो हो सकता है दूसरे में हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, ठीक है, आपके उसमें। फिर आपने कंटेंट और फिर रिव्यू और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला काम करने में इतने आवर्स लगेंगे, ये वाला काम करने में इतने आवर्स लगेंगे। तो ये टोटल एस्टिमेशन आ गई कि जनाब ये इसके इतने आवर्स लगेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर के, 50 प्लस 70 प्लस ये, ठीक है ना। उसके बाद वेब इंजीनियर के, ये WE का मतलब है वेब इंजीनियर, ये लिखा है ना, वेब इंजीनियर ग्राफिक, इसके इतने लगेंगे। सेल्स एग्जीक्यूटिव के, क्योंकि उसने डील क्लोज की है, उसके 30 आवर्स लगेंगे, या 20 आवर्स लगेंगे, या 15 आवर्स लगेंगे। अभी आपने एस्टिमेट करना है, ठीक है ना। जो लोग फ्रीलांस प्रोजेक्ट करते हैं वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इस पे पूरे 30 घंटे लगेंगे, तो घंटे या दिन या वीक्स जो भी है, ठीक है। तो ये स्कोप पे डिपेंड करता है ना, ये स्कोप है लेफ्ट साइड पे। इसमें कोई चीज़ मिस हो गई या कोई ये पेज मिस हो गया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल का पेज डालना है, कंप्यूटर साइंस का पेज डालना है, मैनेजमेंट साइंस का पेज डालना है, तो आप कहते नहीं इलेक्ट्रिकल का पेज तो वही वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं है, वट। बात समझ में आ रही है। प्लान कैसे होगा, स्कोप आ गया, आपकी एक्टिविटीज आ गई, जो भी आपका प्रोसेस है वो, अब उसमें नंबर ऑफ आवर्स लगाने हैं आपने। तो ये आपकी रिसोर्स की एस्टिमेशन या उस काम की एस्टिमेशन आ गई, ठीक है। फिर उसको रेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आ रही है? इसको ज़रा देख लेंगे, और इसको अपने FIP का स्कोप लिख के और अपने एक्टिविटीज़ को लिख के ज़रा एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा आ जाएगा। फिर नहीं समझ में आ रहा होगा तो सर से पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, सर ये चीज़ नहीं आ रही थी, इसमें मुश्किल हो रही थी, ये कैसे करेंगे। लेकिन बात ये है कि मैंने यहाँ 22 घंटे लिखे हैं, तो हो सकता है आप 18 लिखे हैं, हो सकता है आप 30 लिखे हैं। तो आप सोचते होंगे कि इसमें बहुत टाइम लगेगा ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो यस, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन योर रिसोर्स यू कैन ऑलवेज वेरी, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज से गुजरिए और FIP कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो रही सो फार? ठीक है। अच्छा, एक दरख्वास्त ये है कि अच्छा 2 3 मिनट रह गए हैं, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा से लॉग इन करके अटेंडेंस ले लूँगा। क्योंकि आप 8 सेमेस्टर में हैं और बहुत थोड़ा सा अर्सा रह गया आपको इंडस्ट्री में जाने का। तो मेरी दरख्वास्त जो पहले भी थी, बाद में भी है, वो ये है कि जनाब, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप और मैं सामने नहीं है और डिस्ट्रैक्शन है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें ताकि आपको समझ में आए। एक्स्ट्रा एफर्ट ये है कि आप ये स्लाइड्स और ये सारी चीज़ें सीरियसली पढ़ के बैठे, और जब सर पढ़ा रहे हो तो आप सुन ना रहे हो, बल्कि आप बोलें सर ये स्लाइड नंबर फलानी खोलें ज़रा, इसमें फलानी चीज़ समझाइए, सर आप ये वाली चीज़ समझाइए। तो आप जितने इन्वॉल्व होंगे ना, जितना आप पूछेंगे उतना आप सीख पाएंगे। क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, मुझे पता नहीं है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। तो 64 बच्चे हैं, अब उनमें से पता नहीं 4 सुन रहे हैं, 5 सुन रहे हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप उसको पढ़ के बैठेंगे, चीज़ों को करेंगे तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे। वरना ही, क्योंकि हम क्लास एनवायरनमेंट में नहीं है, घर में बैठे में, तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती। ज़रा मुश्किल क्लास रूम में हो जाती है, सर सामने ही खड़े में, ठीक है। तो ये है, यहाँ क्लियर है। एक्टिविटी लिस्ट आ गई। टेक्निक हम पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट के लेक्चर में कि भाई एक्टिविटी ड्यूरेशन कैसी होती है, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। पैरामीट्रिक कोकोमो है ये, जिन्होंने पढ़ी होगी। बाकी अब थोड़ी सी और देख लेंगे, ठीक है। तब ये थ्योरी नहीं है, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करेंगे तो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एक्सपर्ट जजमेंट इज अगेन एक्सपीरियंस, सिमिलर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। एक प्रोजेक्ट मैनेजर है 10 साल से, तो उसका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, जाहिर सी बात है, मैंने 20 साल यही काम किया, तो मेरी एक्सपर्टीज और आपकी एक्सपर्टीज में फ़र्क होगा। आप अभी करियर शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप एक दफ़ा एक्सरसाइज करेंगे ना FIP की, तो फिर आप सीख जाएंगे। फिर जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो कहेंगे हाँ किया है, छोटा सा प्रोजेक्ट किया है, चीज़ें पता है,
और मैंने अपना FIP को प्लान किया था, और उसके अलावा सर ने असाइनमेंट दिए थे वो किए थे, तो आई नो बेसिक्स। ठीक है ना, कोई जब शुरू करेंगे बड़ा सफर तो पहला कदम उठाएंगे, दूसरा उठाएंगे, फिर एक सफर शुरू करेंगे। क्लियर है? आगे चलें? क्लियर है? आगे चलते हैं जनाब। अब शेड्यूल डेवलपमेंट क्या चीज़ है? अब मुझे लिस्ट ऑफ टास्क पता चल गया, मुझे अच्छा थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद ये हमें बाहर निकाल देगा तो हम दोबारा से लॉग इन करेंगे, लेस देन अ मिनट। अब मेरे पास लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, तो स्टार्ट डेट क्या होगी, एंड डेट क्या होगी। अच्छा बाज़ दफ़ा इन्फोर्स होती है, आप जब सारी रिसोर्स को प्लान करते हैं तो पता चला है 6 महीने हैं, तो वो कहते हैं नहीं भाई मुझे तो 4.5 महीने से ज़्यादा मैं जा ही नहीं सकता हूँ, बैंक कहता है या जो भी कस्टमर है। फिर आप इसको दोबारा से करिए, यानी आप एक्स्ट्रा रिसोर्स लगाइए, या स्कोप को, दो ही तरीके ना, या तो स्कोप कम कर लें या एक्स्ट्रा रिसोर्स लगा लें। मुझे तो इस तारीख तक चाहिए चाहिए, तो फिर आप शेड्यूल एक्चुअली बनाते हैं, ठीक है ना, फिर वो रियलिस्टिक होती है, फिर आप उसकी सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो फिर आप अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल, स्कोप और ये सारी चीज़ करके आप गैंट चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, गैंट चार्ट या पर्ट चार्ट। तो एक्चुअली कुछ नहीं है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको याद होंगी, सर ने बताया था प्लान में लिस्ट ऑफ टास्क होता है, कौन करेगा और कब करेगा, कब